हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के बारे में, जिसमें हम जानेंगे धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मैम ये धातु क्या होते हैं। तो अगर बात करें धातु की, तो धातु को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेटल। ठीक है, अब देखिए, अब जो अगर बात आती है धातुओं की, तो धातुओं को हम क्या कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे? वे पदार्थ, या फिर कह सकते हैं धातुएं क्या करती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और क्या करती हैं? धनायन बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका ये डेफिनेशन आएगा। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, उनके गुण क्या हैं कि वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी और क्या करेंगी? धनायन बनाएंगी। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं तो इसमें कुछ कमी हो रही है, फिर ये धनायन कैसे बनाते हैं? तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है राम और एक है श्याम। ठीक है, एक है राम, एक है श्याम। तो मान लीजिए अब क्या है, जो श्याम है इनको पैसे की जरूरत है, इनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे? जो राम है उनसे क्या करेंगे? उधार मांगेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो उधार देने वाले हैं, तो ये समझ लीजिएगा ये क्या है? एक आपके धातु हैं। तो ये क्या करेंगे? इनको इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ लीजिएगा कि धन, उनको कुछ पैसे उधार दे दिए। तो जब उधार दिए तो ऋणी कौन हुआ? माइनस चार्ज किस पे आया? श्याम के पास। मतलब श्याम ही ना इनके कर्जदार हुए राम के, लेकिन राम थोड़ी कर्जदार है श्याम के। ठीक है, तो मतलब इनके पास तो प्लस ही है, ये तो फिर बाद में वापस ले लेंगे। लेकिन ये जो श्याम है, श्याम मतलब समझिएगा अधातु, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं बच्चों, और याद रखिएगा, और जितनी भी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धातुएं क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और क्या बनाएंगी? धनायन बनाती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आया, तो आप देखिए, आप कहेंगे धनायन बनाती हैं, ठीक है, लेकिन हम इस बात को, मतलब आप कहेंगे क्या कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं सोडियम का। सोडियम आपको पता है, सोडियम आपका क्या है? एक धातु है। ठीक है, सोडियम एक धातु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 11 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक अधातु का भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जब दोनों का कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो जो आपका सोडियम है वो क्या है? एक आपका धातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ऐसे एक अधातु हम ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का ले लेते हैं, क्योंकि साथ में आपने लवण में पढ़ा होगा ना NaCl, इसीलिए मैंने दोनों को कंपेयर करके ही बता रही हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है बेटा? 17 होता है। तो अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको आगे इसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा, और लास्ट में क्या बचेगा? इसका 1। ऐसे ही सेम हम इस क्लोरीन का भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, फिर आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में 7। अब देखिए, हमेशा कोई भी जो तत्व होते हैं वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं। तो अब जो ये सोडियम है वो क्या करेंगे? इनके लास्ट में देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और स्टेबिलिटी किस पे आती है? या तो उनके लास्ट कोर्स में 8 होना चाहिए, या फिर शुरुआत में अगर यस ब्लॉक की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? अपने को स्टेबल बनाने के लिए ये इस क्लोरीन से शेयरिंग कर लेते हैं। अब क्लोरीन का कंडीशन देखिए, अब ये एक देने से
अब क्या करेगा, इसके पास दो चॉइस है ना, वो 7 ले भी सकता है और 1 दे भी सकता है। तो देखिए अब कोई भी किसी से 7 लेने से अच्छा है वो किसी को 1 देकर स्टेबल हो जाए। तो क्या करेगा, ये इसको 1 आयन दे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसीलिए आप देखेंगे सोडियम पर हमेशा +1 चार्ज आता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्लोरीन के पास देखिए, अब ये 7 किसी को दें, उससे अच्छा किसी से 1 लेकर क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो इन पर क्लोरीन अब क्या है, किसी से उधार लिया है ना, तो इसके पास क्या हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या हो गया, एक अधातु हो गया। लेकिन यहीं पर बात करें सोडियम का, तो आपका क्या हो गया, धातु हो गया। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या करेंगी, धनायन बनाएंगे। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका अधातु। लेकिन आज हम यहाँ पढ़ने वाले बेटा क्या, धातुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं धातुओं के बारे में। पहले इनका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि धातुएं होती क्या है। देखिए आपको यहाँ पे धातुएं दिख रही होंगी, ठीक है। तो धातुओं की बात करें, वे पदार्थ जो कठोर, अब देखिए अब धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। अगर नॉर्मली सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। लेकिन आप उसमें 2 एक्सेप्शन आप देखने को मिलेगा। एक आपका होता है सोडियम, एक होता है पारा, ठीक है। बात करें सोडियम की, तो सोडियम बहुत नरम मतलब धातु है। इसको आप आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, मतलब इसको चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। और एक धातु आता है आपका पारा, क्योंकि सभी धातुएं आपकी ठोस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखिए एग्जामिनर को एक्सेप्शन ज़्यादा पसंद होते हैं, अपवाद ज़्यादा पसंद होते हैं। तो याद रखिएगा सोडियम जो है वो आपका वो कठोर धातु नहीं है, वो एक प्रकार का नरम धातु है। लेकिन अगर यही बात करें पारे की, तो पारा आप देखे होंगे, मान लीजिए आपने नहीं भी देखा, देखिए पारा का कई नाम है, पारा बोल सकते हैं, पारद बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका अगर संकेत देखेंगे तो क्या होता है, Hg लिखते हैं। और इसको मरकरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मरकरी। आप देखिए Hg है तो क्यों मरकरी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इसका अगर देखा जाए फुल फॉर्म क्या, हाइड्रोगेरम है। तो उसी से इसको फिर कन्वर्ट करके हमको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको मरकरी बोलते हैं। तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में जो आपको तरल द्रव दिखता है वो क्या होता है, वो एक धातु है जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो ये मरकरी जो है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये हमेशा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वे कौन से धातु हैं जो सामान्य कमरे के तापमान पर वो किस मतलब तरल अवस्था में पाए जाते हैं या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा, पारा होगा, या पारद बोलेंगे, या Hg मान लीजिए संकेत दे दिया तो संकेत लिखेंगे या मरकरी लिखेंगे। तो अब देखिए अब नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात करें तो कितना 25 से 30 डिग्री के आसपास की बात हो रही है। तो कठोर समझ में आ गया कि वे पदार्थ जो कठोर, क्योंकि अब कठोर तो होते हैं, मोस्टली सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 2 धातुएं नहीं होती हैं। चमकीली, तो देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं। अब कहेंगे कि कैसे चमकीली होती हैं, आप क्या कहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अभी मान लीजिए कहेंगे कि मैम ये फ़ोन भी तो चमक ही रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर हम इसको कहीं पर घिस दे, थोड़ा सा भी रगड़ देंगे तो उनकी चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन धातुओं में क्या होता है, उनकी अपनी चमक होती है। आप धातुओं को, किसी भी धातु को जितना घिसेंगे उसमें आप देखिएगा उतना ही चमक देखने को मिलेगा। जैसे आपने सोना देखा होगा, सोने में भी जितना ही उसको पीटा जाता है, जितना ही वो तपता है, उसमें की उतनी ही चमक उत्पन्न होती है। लोहा भी देखिए जितना ही वो उसको आप कभी भी घिसेंगे कहीं पर उतना ही चमक होगी। लेकिन जितने भी प्लास्टिक हैं या फिर जितने भी अधातु हैं, अभी आप उसको कहीं भी घिस दीजिए तो उसकी चमक क्या हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी, ठीक है। अब कांच ही है, आप अगर शीशे को कहीं पे रगड़ देंगे तो क्या वो चमकेगा कि और उसकी चमक खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा धातुओं की अपनी चमक होती है, मतलब वे क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, ठीक है। मतलब उन पे हम प्रहार करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, मतलब वो क्या है, उस आघात को सहने के लिए सक्षम होते हैं। तो आप देखिए कभी लोहे को भी आप पीटिए तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, एक पतली चादर में फैल जाएगा लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं।
मतलब और ऐसे ही आप सोने को भी देख लीजिए, सोने को भी हम पीट कर एक बहुत मतलब पतली से भी पतली चादर बना सकते हैं। तन्य होते हैं मतलब वही, अब हम क्या कर सकते हैं, तन्य मतलब तन्यता जितनी हम पतली तार बना सकते हैं। अभी आप सोने को ही है, अगर आप सोने को खींच कर एक आप पतली तार उसकी बना सकते हैं। तांबा हो गया, उसका भी बेटा आप क्या कर सकते हैं, एक पतली तार बना सकते हैं। लेकिन अभी कोई प्लास्टिक की तार है, मान लीजिए आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो कुछ तो देर खींचेगा, लेकिन थोड़े ही समय में वो जल्दी से ही टूट जाएगा। उतना जल्दी आपका धातु नहीं टूटता है, यानी कि उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। प्लस और क्या होते हैं, धात्विक होते हैं और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये उष्मा और विद्युत का क्या चक्कर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक धातु है। मान लीजिए मैंने कहा ये एक धातु है। अब इस धातु पर एक तरफ से हम क्या करेंगे, कोई एक मतलब करंट मतलब बिजली का तार यहाँ से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक साइड से बिजली का तार जोड़ेंगे। अब ये नहीं कि कोई भी तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो आप देखेंगे जब इस सिरे को छुएंगे तो आपको क्या होगा, करंट महसूस होगा। मतलब इस सिरे पे भी क्या होगा, आपका करंट आएगा, मतलब यहाँ पर भी विद्युत का एहसास होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, अब इस सिरे से इस सिरे तक क्या हो रही है, धारा बह रही है, मतलब क्या है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है। और उष्मा का सुचालक के रूप में कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए लोहा है, आप कभी भी खुद ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लोहे को एक सिरे से गर्म किया, ठीक है, फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे वो लोहा अपने आप दूसरे सिरे पर भी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ये किसके परिभाषा मिल गई, धातु की। तो फिर से आप एक बार इसको देख सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनी और तन्य, धात्विक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। दूसरा है धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अभी मैंने बताया कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं। क्या करेंगी, धनायन बनाएंगी। इतना समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े। फिर आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लोहा हो गया, लोहा का अगर आप देखेंगे संकेत क्या है, Fe, मतलब आयरन है आपका। एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, तांबा को Cu से, चांदी आपका Ag है, सोना Au है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए धातु की। अब यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि सामान्यतः जो धातु होती हैं अपने ताप पर क्या होती हैं, सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन अपवाद में आप क्या लिख सकते हैं, पारद को कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने ना लिख के सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन जो आपका पारा है वो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो हम अभी मैंने यहाँ पर सोडियम के बारे में बताया कि सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सोडियम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि हमेशा आप जब भी देखेंगे सोडियम को हमेशा क्या होता है, उसको एक डब्बे में रखकर, मतलब उसको एक मिट्टी के, मतलब हमेशा सोडियम को डब्बे में मिट्टी का तेल रखकर ही रखा जाता है, कभी भी सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है। लेकिन अब मान लीजिए डब्बे में रखा जा रहा है, लेकिन मिट्टी का तेल इसमें कंपलसरी हो जाता है। अब आप कहेंगे मैम ये मिट्टी के तेल में हम सोडियम को क्यों रखते हैं। तो देखिए बच्चा, जो आपका सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, मतलब इसकी क्रियाशीलता बहुत तेज होती है। तो अगर ये सोडियम अगर वायु के या हवा के संपर्क में आएगा, तो हवा के साथ साथ वो अगर जल के भी संपर्क में आएगा तो एक तरह से वो क्या करेगा, विस्फोटक के रूप में क्या करता है, संयोजन करता है, मतलब उससे क्रिया करता है। और आप कभी भी देखिएगा सोडियम को अगर आप कहीं भी आग में किसी जल में, पानी में अगर आप डालते हैं तो तुरंत क्या होगा, वहाँ पर आग जलने लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपके वो तांत्रिक बाबा लोग होते हैं ना, वो इसी केमिस्ट्री का ही प्रयोग करते हैं। वो क्या करेंगे, अगर सोडियम धातु रख दिए और उस पर पानी थोड़ा सा भी छिटकेंगे तो क्या होगा, तुरंत आग लग जाती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट उनका साइंस भी उनके लिए काम करता है। तो आपको
धातु के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले क्या जानेंगे, डक्टिलिटी मतलब तन्यता। अभी मैंने बताया कि आप किसी भी धातु को अगर आप चाहें तो उसको खींचकर एक पतली चादर के रूप खींचकर एक पतली तार के रूप में हम उसको उनका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर यही प्लास्टिक है, इनको हम खींचेंगे या तो टूट जाएंगे या फिर थोड़ी देर तक बस खींच सकते हैं, फिर एक समय आएगा जल्दी से ही वो टूट जाएंगे। लेकिन आपका जो धातु होता है वो जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर देखिए धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तन्यता किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं, धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो आप भौतिक गुण जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। अब देखिए जो सोना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है, मतलब सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी है बच्चों, तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है सोने की। हम सोने को ही सबसे ज्यादा खींचकर मतलब सबसे ज्यादा लंबा तार बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अब देखिए 1 ग्राम सोने से लगभग हम कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है। कितना, 1 ग्राम अगर सोना है तो हम उससे लगभग कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो ये हो गया आपका तन्यता। नेक्स्ट है कठोरता मतलब हार्डनेस। अब क्या है, अब लोहा देखिए कितना कठोर होता है, तो आप उस पर प्रहार करेंगे तो उसको मतलब उसकी चोट सहने की क्षमता होती है। तो हम अगर चाहें तो धातुएं क्या होती है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अभी मैंने बताया कि कठोरता वैसे तो नॉर्मली सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन मतलब अपवाद जरूर याद रखिएगा बेटा। जो आपका सोडियम है वो थोड़ा सा नरम होता है, उसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें मरकरी की, तो वो क्या है, वो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला है गलनांक, ठीक है। अब ये गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये धातु है, ठीक है। धातु क्या कोई भी वस्तुएं होती हैं तो उनका एक निश्चित तापमान होता है जिसपे वो क्या हो जाती है, पिघल जाती हैं। गलने का मतलब है पिघल जाती हैं। तो जिस टेम्परेचर पर पिघलती हैं उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसी को बोलेंगे गलनांक। तो जो धातुएं होती हैं, तो अधिकांश धातुएं, सभी नहीं, कुछ धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। उनका गलनांक अधिक होने का मतलब है कि वो मतलब कितना भी उनको टेम्परेचर दे दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, लेकिन वो जल्दी पिघलती नहीं है, मतलब वो जल्दी गलेंगी नहीं। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, टंगस्टन है आपका, तांबा है। अब देखिए बच्चों, आप कहें अगर आपको टंगस्टन की बात करें तो आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है, बल्ब कौन नहीं देखा है, बल्ब तो सारे लोग देखे हैं, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ बल्ब में देखते होंगे एक फिलामेंट ऐसे स्प्रिंग लाइक लगा रहता है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग होता है ये टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब ये टंगस्टन क्या कहता है कि तुम चाहे जितना टेम्परेचर दे दो लेकिन हम नहीं पिघलने वाले, ठीक है। तो अगर बात करें टंगस्टन की कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वैसे नियर अबाउट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग इसी के आसपास होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब आगे चलते हैं, आगे देते हैं क्या, आगे देखें। फिर नेक्स्ट है आपका धात्विक चमक मतलब मेटालिक लस्टर। अब आप समझ ही रहे हैं धात्विक चमक क्या है कि हम धातुओं को कितना भी घिस लें, ठीक है, उनकी चमक नहीं जाने वाली है, ठीक है। वो कहते हैं हमको चमक, हमको घिसते रहो, रगड़ते रहो, लेकिन हम जितना भी रगड़ोगे हम उतना ही चमकेंगे। तो धातुओं में भी अपनी चमक होती है जिसको बोलते हैं धात्विक चमक। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। आप यहाँ पर देखिए कितना सब चमक रहे हैं, दिख रहा है ना। तो ये शुद्ध रूप में क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। धातु के इस गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सोना चांदी देख सकते हैं, और सोना में आप देखते हैं कितना चमक होती है, इसीलिए तो वो इतना महंगा है। नेक्स्ट देखिए,
आघात वर्धनीयता, ठीक है, मतलब मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी मतलब क्या है, आघात मतलब किसी पे प्रहार करेंगे यानी कि उसको पीटेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है तो धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल की शीट है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं हथौड़े से पीट कर। देखिए एक पतली से पतली हम चादर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब एक पतली से पतली चादर हम एक मेटल को पीट कर बना सकते हैं। तो इसी गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है सुचालकता। अभी मैंने बताया कि सुचालकता का मतलब क्या है कि मैंने एक सिरे पर जब करंट प्रवाहित किया तो दूसरे सिरे पर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर क्या होगा, विद्युत का एहसास होगा। मतलब यहाँ पर इस सिरे पर छूने पे आपको क्या होगा, करंट महसूस होगा। अब देखिए धातुएं क्या होती हैं, विद्युत करंट की सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसे सोडियम है, उसका जो परमाणु क्रमांक कितना था बेटा, 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 281। तो ये तो स्टेबल हैं, ये भी स्टेबल है, लेकिन देखिए आपका जो लास्ट वाले कोष का जो इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो फ्री है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, जरूरी नहीं सब में एक ही हो, किसी में 2 भी हो सकते हैं और किसी में 3, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आएंगे 4 हो जाएंगे तो 4 में क्या हो जाएगा, वो दोनों मतलब लेने देने दोनों वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, सोडियम का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए सभी धातुओं में सिल्वर व कॉपर की ऊष्मीय और वैद्युत सुचालकता सबसे अधिक होती है और कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें सुचालकता किसकी अधिक होती है, ठीक है। तो अगर विद्युत के लिए अगर हमको चाहिए तो सबसे ज़्यादा सुचालकता देखिए पाई जाती है Ag की। Ag मतलब सिल्वर, अब सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अब जब सबसे ज़्यादा चांदी की सुचालकता है तो चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते, ठीक है। अब आप बताइए, चांदी है इतना महंगा, ठीक है, अगर हम चांदी का तार बनाने लगे तो क्या होगा, तो चोरी नहीं होने लगेगा उस तार का, क्योंकि आप देखते हैं एक चांदी का जेवर भी बनाना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लोग सोचने लगते हैं कि बनवाएं, क्या करें, अभी बनवाएं कि ना बनवाएं, ठीक है। तो सोचिए अब इतना लंबा तार, क्योंकि थोड़ा सा तो है नहीं कि एक तार बना दिए सारे लोग का काम चल गया, पूरे विश्व में इसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए अब चांदी की सुचालकता तो अधिक है, लेकिन महंगा होने के कारण इसकी मतलब इसका उपयोग ना करके हम किसका उपयोग करते हैं उसकी जगह पे, कॉपर और एल्यूमिनियम का। देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम की भी सुचालकता लगभग इसी के बराबर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो इस सिल्वर की होती है, मतलब चांदी की होती है। लेकिन महंगा होने के कारण इसको रिप्लेस कर देते हैं और क्या यूज़ करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का तार उपयोग किया जाता है। और देखिए एल्यूमिनियम का उपयोग आपने देखा होगा बर्तन बनाने में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा है ना अपने घर में जो आपके प्रेशर कुकर हैं ये सब क्या एल्यूमिनियम के हैं बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। इसमें क्या होता है, जल्दी से वो हीट हो जाते हैं और वो पूरे तरह से जितने भी आपके भोजन वो जल्दी पक जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे धात्विक ध्वनि। अब धात्विक ध्वनि, आप यहाँ पे घंटी देख रहे होंगे, मान लीजिए इस घंटी को छोड़िए, आपके विद्यालय में जो घंटी लगी होती है लोहे की, देखते हैं उस क्यों प्लास्टिक की घंटी नहीं लगाई जाती, क्यों लोहे की घंटी लगाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत तेज ध्वनि होती है। तो जो धातुओं को टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं धात्विक ध्वनि। तो अब इसमें देखिए जब धातुएं किसी कठोर सतह से क्या होंगी, टकराएंगी, तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्योंकि बाकी आप प्लास्टिक हो गया और सब ये सब उतना तेज आवाज नहीं करती हैं जितना आपकी धातुएं आवाज करती हैं। इसी गुण के कारण धातुओं का प्रयोग घंटों के तार बनाने में किया जाता है। अब आइए जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो आई होप आपको धातुओं के पूरे भौतिक गुण समझ में आ गए होंगे। अब आप
अब आगे समझते हैं क्या, धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण में क्या होगा, अभी मैंने कुछ धातुओं के रासायनिक गुण आपके लगभग आप जैसे लवण में पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए धातुओं का अगर बात करें, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसको कट कर दीजिए गलत है, ठीक है। जब बात करें कि हम किसकी अभिक्रिया करवाएं, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई मान लीजिए मैंने कोई एक धातु ले लिया, मान लीजिए ले लिया सोडियम ले लिया, ठीक है। चलिए छोड़िए सोडियम, थोड़ा आपको अगर मान लीजिए टफ लगे तो इससे अच्छा है हम क्या ले लें, मान लीजिए एक मैग्नीशियम ले लिए, ठीक है। क्या ले लेंगे, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एक आपका धातु है, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया करना है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, O2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो जब धातुओं को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वे क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2MgO। अब ये 2 समझ ही रहे हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसी प्रकार आप सोडियम का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सोडियम का ले लिए, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, Na2O, सोडियम डाइऑक्साइड। अब देखिए अब यहाँ पे फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब इसका सोडियम का मान कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम को अब लिखना पड़ेगा क्या, 4। तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके सोडियम के ऑक्साइड बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी धातु अगर किस ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो जो भी उसके संगत धातु होते हैं, मतलब अगर हम सोडियम का ले रहे हैं तो सोडियम के ऑक्साइड मिलेंगे, अगर हम मैग्नीशियम धातु ले रहे हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेंगे, और जिंक का ले रहे हैं तो जिंक के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपका हो गया क्या, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आगे देखते हैं दूसरा है प्रॉपर्टीज का, देखें तो क्या होगा, धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। अब किसके साथ अभिक्रिया कराना है बेटा, पानी के साथ। तो यहाँ पर फिर सोडियम लेंगे, ठीक है। तो कोई एक धातु लिया मैंने सोडियम, तो कुछ धातुएं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई भी धातु ले सकते हैं, जल के साथ तीव्रता से क्या करेंगी, प्रतिक्रिया करती हैं और क्षार तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, मैंने क्या लिया, सोडियम ले लिया और प्लस जल ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब जब ये जल लेंगे तो ये बनाएंगी क्या, क्षार। क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, और क्या बनाएंगी बेटा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। अब आप सोचेंगे कैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखिए यहाँ पे बात करें इस वाटर की, तो इसमें आपको मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था कि इस अगर वाटर को हम तोड़ेंगे, उनका विघटन करेंगे तो H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये देते हैं, ठीक है। एक H आयन देते हैं और एक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो किसके साथ जाता है, इस हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 H है तो 2 H है, ठीक है। Na सोडियम है, ठीक है, Na है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया है, ठीक है। अब 3 करने के लिए हमको इधर भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ पर भी 2 सोडियम हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, ठीक है। अब आपका ऑक्सीजन की बात करें तो आपका ऑक्सीजन 1 है, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 2 यहाँ 4 हो गया, तो आपका रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। मैंने वैसे आपको संतुलित करने के लिए आपको पहले ही चैप्टर में मैंने इसको पढ़ाया है, अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शन क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, ठीक है। तो अभी हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, इस सोडियम के साथ, ठीक है। मतलब सोडियम धातु के साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, जल के साथ करवा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या होगा, अब तीसरा अगर इसका प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा
तो क्या होगा, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब किसके साथ करवाएंगे, तनु अम्ल। अब तनु क्या है, तनु मतलब क्या होता है, हल्का, गाढ़ा नहीं मतलब हल्का। इस तनु करने के लिए हम क्या करते थे, आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हम पहले क्या ले लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में जल लेंगे और जल में ही हम कोई भी एसिड मिलाएंगे, ठीक है, तनु करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा जल में अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं जब हमको तनु करना रहता है, यानी कि हल्का करना रहता है। तो बात करें यहाँ पर, हम जब धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए अब धातुओं में क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, संगत लवण, ठीक है। लवण तो ठीक है, अब संगत क्या है, संगत मतलब अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम के लवण बनेंगे, ठीक है। लवण भी मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ा दिया है, ठीक है। लवण बनेंगे, मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम के लवण बनेंगे, मतलब जो भी धातु लेंगे उसी के ही लवण बनेंगे। तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस का ये भी निर्माण करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कैसे अभिक्रिया करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले मान लीजिए ले लिए क्या, एक कोई भी धातु ले लिया मैंने, तो धातु में मान लीजिए मैंने सोडियम ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि सोडियम हर जगह सर्वव्यापी है, सबसे मतलब पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सांद्र अम्ल के साथ। तो मान लीजिए मैंने सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, तो यहाँ पर मैंने तनु क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लिया, ठीक है। अब इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये पहले क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो जब इनका लवण बनेगा तो ये क्या होंगे, NaCl, क्योंकि ये हाइड्रोजन, क्योंकि HCl किस में ब्रेक डाउन होंगे, एक आपका H आयन और एक आपका Cl आयन, दो में टूटेंगे। तो ये सोडियम किसके साथ जाएगा, इस क्लोरीन के साथ, तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है, मतलब लवण है, ठीक है। और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और देखिए इसको बैलेंस करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्लोरीन 2 हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 लगा लिया, सोडियम 2 हो गया, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी तरह आप KCl का भी देख सकते हैं, तो पोटेशियम का देख सकते हैं। तो पोटेशियम में भी मान लीजिए आपने HCl ही ले लिया, तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो फिर इसको भी इसी प्रकार बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, ये भी इसी प्रकार बैलेंस हो जाएगा। और इसी पे ही एक और रिएक्शन आप देख लीजिए, देखना चाहें तो मान लीजिए मैंने जिंक का भी करवा दिया, क्योंकि आप सोचेंगे मैम बस आसान से एग्जाम्पल ले रही हैं, ठीक है। तो जिंक ले लिए और इसका जब HCl से क्रिया करवाएंगे, HCl कैसा रहेगा, याद रखिएगा, जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो तनु होगा, ठीक है। तो इनका जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2। अब देखिए यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि जिंक पर हमेशा 2+ चार्ज होता है, ठीक है। फिर बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस जो होगा वो आपका होगा क्या, रिलीज होगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भी बैलेंस आपका हो गया। तो ये क्या है, जिंक क्लोराइड बना लिया, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है। तो अब ये क्या हो गया, धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब एक लास्ट है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, धातुओं की लवण विलयनों से अभिक्रिया। अब धातुओं की जब हम लवण विलयनों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, जब कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से क्या करेगा, अभिक्रिया करती है, तो वह कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। तो मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया बताया था। तो जैसे मान लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये किसी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी के साथ बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या है, कमजोर है। कमजोर मतलब कम क्रियाशील है या कम सक्रिय है, ठीक है। और ये बहुत ताकतवर है, क्या है, बहुत ताकतवर है, मतलब बहुत मजबूत है। अब क्या करेंगे, ये भाई साहब चाहेंगे कि हम यहाँ पर आकर बैठ जाएं, तो क्या करेंगे, ये इसको
धक्का देके हटाएंगे, कहेंगे हटिए और हमको यहाँ पर बैठना है। अभी बेचारा क्या करेगा, कमजोर है, उठकर कहीं और चला जाएगा, कहेगा भाई तुम ही आओ, तुम ही बैठ जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनके जगह को हटा के और इनकी जगह पे खुद आकर बैठ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है जब धातुओं की हम लवण विलयनों से अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए ले लिया आयरन, क्या ले लिए मैंने, आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, आपका एक धातु है। अब दूसरा धातु, क्योंकि क्या रहा ना कि जब कोई किसकी करवा रहा है, धातु की लवण विलयन, तो धातु का ही लवण होगा, ठीक है। तो जब कोई अधिक सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के लवण, तो एक हमने धातु लिया और एक हम क्या लेंगे, धातु के लवण। तो धातु के लवण में मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। इतना समझ में आया कि हमने पहले क्या लिया, एक आयरन ले लिया और प्लस एक धातु का लवण ले लिया कॉपर सल्फेट। अब जब हम इनका आपस में जब क्रिया करवाएंगे तो अब देखिए, अब ये जो आयरन है इस कॉपर से ज़्यादा क्या है, सक्रिय है, मतलब ये बहुत अधिक क्रियाशील है। अब क्या करेंगे, इस कॉपर को रिप्लेस करके इसकी जगह पे खुद आ जाएंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। और यहाँ पर कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिंक। जिंक ले लेंगे, धातु है आपका, और फिर ये जो आपका आयरन सल्फेट है इनको ले लेंगे। अब जब इनकी आपस में क्रिया करवाएंगे, ठीक है, जब इनकी आपस में क्रिया करवाएंगे, अब देखिए जो जिंक है इस आयरन से भी सक्रिय है, मतलब ये जिंक जो है वो क्या है, इस आयरन से भी अधिक क्रियाशील है। अब ये क्या करेंगे, अब ये जिंक क्या करेगा, इस आयरन को ही हटा देगा और क्या करेगा, खुद आके जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट। और बेचारा यहाँ पर फिर आयरन अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, हंसेगा, कहेगा तुम मेरा घर उजाड़ रहे थे ना, जाओ अब तुम्हारा भी उजड़ा, अब मुझे भी मजा आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये आयरन हटा दिया कॉपर को, ठीक है, तो खुद आके जुड़ गए। लेकिन जब जिंक से रिएक्शन किया तो ये आयरन भी उसके आगे कमजोर पड़ गए और इस जिंक को, मतलब ये जिंक इस आयरन को हटाकर खुद जाकर जुड़ गया और आयरन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये थे कुछ बातें आपके मेटल से संबंधित। तो जितना भी आपके धातु थे मैंने उसको बता दिया। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में धातु से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्लस आपको देखेंगे यहाँ पे नोट्स भी बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इतना अगर आप एग्जाम में लिख लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं जाने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।